नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक चिकित्सा का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 4, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पुमान चात बलादिकम। ध्यान से इस एपिसोड को सुनिए एंड देखिए, 2 बार कम से कम सुनिए ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो हमने इस चैप्टर में कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करी है वो आपको सारे याद हो जाए एंड नेक्स्ट टाइम से इस चैप्टर के रिलेटेड आपका MCQ जो है वो गलत ना हो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे जो स्टेप बाय स्टेप हम ईच एंड एवरी चैप्टर जो है BMS का सिलेबस कवर कर रहे हैं चरक का एंड देन फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स सुश्रुत एंड अष्टांग एंड इंक्लूडिंग पदार्थ विज्ञान सारे सब्जेक्ट्स जो हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे वो सभी के जो लेक्चर्स हैं अपलोड होते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर। आपके फ़ोन पर उनका नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुमान जात बलादिकम, इसमें टोटल योग बताए गए हैं 12 एंड टोटल वाजीकरण योग जो है चारों पार्ट्स में कितने बताए गए हैं 50, जिसमें से पुमान जात बलादिकम के 12 योग हैं। देखिए, जो रसायन या वाजीकरण के सेवन करने से पहले पूर्व क्रम क्या होता है, वमन विरेचन करा के शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए और फिर विचार करके योग देना चाहिए। अनुवासन के साथ निरोवस्ति का प्रयोग भी करवाना चाहिए। शरीर की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक रसायन या वाजीकरण कोई भी प्रयोग हो वो हमारे शरीर पर पूरी अच्छे तरह से इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता है। तो वमन विरेचन आदि से हमने शरीर की शुद्धि कर लेनी है और फिर अनुवासन के साथ निरोवस्ति का प्रयोग भी करवाना चाहिए एंड विचार करके फिर वाजीकरण का योग देना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक बस्ती की बात है, हमने अभी अनुवासन या निरोवस्ति का प्रयोग करना बताया है। तो वस्ती को अर्ध चिकित्सा एंड संपूर्ण चिकित्सा दोनों कहा गया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने रक्त मोक्षण को अर्ध चिकित्सा एंड संपूर्ण चिकित्सा कहा है। ठीक है। और जो फर्स्ट योग है वो है वृश्य माश गुटिका। देखिए, इसमें ये जो वाजीकरण के योग हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट ऊपर नीचे करके सेम ही होते हैं। एक एक योग का एक एक इंग्रेडिएंट याद रखना बहुत मुश्किल है। एग्ज़ाम के आते आते आपको पूरे चांसेस हैं कि वो भूल जाएं। तो इसलिए आप ये याद रखिए कि कौन सा योग किस नाम का, कौन सा योग कौन से पार्ट में आता है। तो इसमें है वृश्य माश गुटिका। ठीक है। वृश्य माहेश्वरस, वृश्य घृत भ्रष्ट, मत्स्य मास, अपत्यकर घृत एंड वृश्य गुटिका। वृश्य माश गुटिका, वृश्य गुटिका, वृश्य माहेश्वरस, वृश्य घृत भ्रष्ट, मत्स्य मास एंड अपत्यकर घृत। ठीक है। और अपत्यकर जो स्वरस होता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है सेकंड पार्ट में वाजीकरण के एंड अपत्यकर शीर का थर्ड पार्ट में, अपत्यकर घृत का फोर्थ में। ठीक है। पहले स्वरस है सेकंड में, थर्ड में शीर है, फोर्थ में घृत है। तो आप ये याद रखिए। इसके बाद आता है वृश्य उत्कारिका। ठीक है। वृश्य उत्कारिका और मधुर स्निग्ध जीवनीय भृंगनीय जो द्रव्य होते हैं ये मन को प्रसन्न करके कोई भी जो चीज़ होती है वो वृश्य होती है। कहने का मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मन को प्रसन्न करती है, चाहे वो मधुर हो, स्निग्ध हो, जीवनीय भृंगनीय द्रव्य हो या फिर कोई भी योग जो मन को प्रसन्न करता है वो वृश्य मानी गई है। ठीक है। तो मन को प्रसन्न करने वाली कोई भी चीज़ और ये योग ये सब वृश्य माने गए हैं। और जहाँ तक मुलेठी की बात है तो याद रखिए कि मुलेठी को आचार्य चरक ने रसायन की कैटेगरी में भी रखा है एंड वाजीकरण की कैटेगरी में भी रखा है। एंड जो रसायन है, ठीक है, उसका वर्णन मतलब कि जो मुलेठी रसायन है, मुलेठी को रसायन आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा पार्ट 1 रसायन अध्याय के थर्ड पार्ट में जो है उसका वर्णन बताया है मेध्य रसायन के रूप में। ठीक है। चरक चिकित्सा 1/3 में चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3 में मेध्य रसायन कहा है आचार्य चरक ने मुलेठी को। एंड मधुक योग जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा होती है उसको वाजीकरण में लिया गया है। और इसके बाद है कि संभोग पश्चात क्या कर्तव्य होते हैं। स्त्री को शीघ्र स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर गोदुग्ध मांस रस पीकर शयन करना चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अगर वो कंसीव करने का प्लान कर रही हो तो। ठीक है। संभोग के बाद उसको स्नान करके गाय का दूध या फिर मांस रस पीकर शयन करना चाहिए। और जो शुक्र है इसकी शरीर में उपस्थिति
बाल्यकाल में किसने मानी है? चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, चक्रपाणि ने एंड दलहन ने, इन सब ने शुक्र की स्थिति शरीर में बाल्यकाल से मानी है। स्त्री में जो शुक्र होता है ये किसने माना है कि स्त्री में भी शुक्र होता है? ये आचार्य सुश्रुत ने, अष्टांग संग्रह, ठीक है, भाव प्रकाश, हारित एंड अरुणदत्त जी ने माना है। और मैथुन की योग्य आयु कितनी होनी चाहिए? 16 से 70 आचार्य चरक, 25 से 80 आचार्य सुश्रुत एंड मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से ज़्यादा ये आचार्य शार्ंगधर ने बोला है। ठीक है, तो 16 से 70 आचार्य चरक ने, 25 से 80 आचार्य सुश्रुत ने और मोर देन 20 ईयर्स ये आचार्य शार्ंगधर ने माना है। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि विवाह योग्य आयु जो है सुश्रुत ने 25 से 12 एंड वाग्भट ने 21 से 12 मानी है। गर्भाधान में जो गर्भाधान योग्य आयु जो है आचार्य सुश्रुत ने 25 से 16, सॉरी ये जो मैं आपको बता रही हूँ 25, 12, 21, 12, तो विवाह योग्य आयु जो 25 है वो मेल की एंड स्त्री की है 12। उसी तरह से आचार्य वाग्भट ने 21 बताई है मेल की एंड 12 बताई है फीमेल की। गर्भाधान में सुश्रुत ने 25, 16, तो आप मतलब कि कॉमन सेंस है कि जो 25 है वो पुरुष की है एंड 16 जो है स्त्री की है गर्भाधान योग्य आयु। ठीक है, सुश्रुत ने 25, 16, अष्टांग संग्रह में 25, 16, जबकि अष्टांग हृदय में 20, 16, तो आप ये याद रखिए। इसके बाद बाल्य अवस्था में मैथुन को निषेध माना है। ठीक है, क्यों मैथुन निषेध है, मतलब कि मैथुन क्यों नहीं करना चाहिए बाल्य अवस्था में, क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो बाल्य अवस्था में धातु जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। ठीक है, और संभोग अगर किया बाल्यावस्था में तो वो शरीर जो उसका होता है सूख जाता है, शुष्क हो जाता है। उपशेष्यते सहसा, बालक के लिए ये ऐसा कहा है। उसी प्रकार सूख जाता है जिस प्रकार थोड़े जल वाले तालाब जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, उसी प्रकार जो है बाल्यावस्था में मैथुन करने से जो बालक का शरीर है बिल्कुल ही सूख जाता है, क्योंकि उसमें शुक्र जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। वृद्ध पुरुष में मैथुन क्यों निषेध है? क्योंकि सूखे वृक्ष स्पर्श मात्र से ही टूट जाते हैं, उसी प्रकार धातु क्षीण के कारण वृद्ध पुरुष मैथुन करने के बाद नष्ट हो सकता है, उसका शरीर नष्ट हो सकता है। शुष्कम रुक्षम यथा काष्टम जंतु दुग्धम विवर्ज्रम। ठीक है, जंतु मतलब कि कीड़ों से खाए जर्जर काष्ठ, जो कीड़ों से खाया हुआ वृक्ष होता है, अंदर से जो खोखला होता है वो स्पर्श मात्र से ही टूट जाता है। उसी प्रकार से धातु क्षीण हुआ जो वृद्ध पुरुष है यदि मैथुन करेगा तो उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, शुष्कम रुक्षम यथा काष्ठम जंतु दग्धम विजर्जरम। ठीक है, ये वृद्ध पुरुष के लिए कहा गया है, ये याद रखिए। और एक क्वेश्चन आता है इसमें कि शुक्र क्षय के कितने कारण होते हैं और क्या होते हैं? तो शुक्र क्षय के 6 कारण माने हैं। वृद्धावस्था, अति स्त्री सेवन, अनशन करने से, जरा, चिंता, व्याधि, कर्षण। ठीक है, और तो टोटल क्वेश्चन जो है वो MCQs में टोटल कितने कारण होते हैं इस तरह से आता है, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। और अल्प मैथुन शक्ति में हेतु कितने होते हैं? अगर मैथुन की शक्ति कम है किसी पुरुष में तो उसके कितने कारण हैं? 8। ठीक है, शुक्र क्षय के कारण 6 हैं, अल्प मैथुन शक्ति के हेतु हैं 8। क्या है वो? क्षयाद, ठीक है, भयाद, विश्रम, विश्वास ना हो स्त्री में, और शोक, ठीक है, मतलब स्ट्रेस, स्त्री में दोष अगर कोई देख ले। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से आपने नंबर याद रखना है कि 8 कारण होते हैं। और यदि मन प्रसन्न होगा तो शरीर भी प्रसन्न होगा, और ऐसे जो कारण जो मन और शरीर को प्रसन्न रखते हैं वो मैथुन पर भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अच्छा, शुक्र का जो स्थान है वो किस तरह से बताया गया है? जैसे दही में घी होता है, तिल में तैल होता है, उसी तरह शुक्र संपूर्ण शरीर में होता है। ठीक है, और वैसे ही स्त्री के शरीर में स्तन्य की स्थिति बताई गई है। सुश्रुत ने ओज सर्व शरीरगत ऐसा माना है। ठीक है, जहाँ शुक्र को सारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में उसकी स्थिति मानी है, उसी तरह से ओज को भी, एंड स्त्री के शरीर में, संपूर्ण शरीर में स्तन्य की स्थिति मानी है, उसी प्रकार से ओज की स्थिति आचार्य सुश्रुत ने सर्व शरीर में मानी है, जबकि चरक एंड वाग्भट ने ओज की स्थिति हृदय में मानी है। शुक्र के बाहर निकलने का कारण क्या है? स्त्री पुरुष का संयोग, पुरुष के मैथुन करने से, संकल्प से, पीड़न से, और
शुक्र शिश्न इंद्रिय से बाहर आता है, ठीक है। वही मतलब कि इंटरकोर्स करेंगे, मैथुन करेंगे तो शुक्र जो है शिश्न इंद्रिय से बाहर आ जाता है, यही उसके बाहर आने का कारण है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि जो शुक्र है उसकी प्रवृत्ति के कितने कारण होते हैं। उसकी प्रवृत्ति के होते हैं 8 कारण, ठीक है। शुक्र क्षय के होते हैं 6 कारण एंड अल्प मैथुन शक्ति के 8 कारण एंड शुक्र की प्रवृत्ति के भी 8 कारण होते हैं। वो क्या क्या हैं? हर्षाद, हर्षाद मतलब कि इरेक्शन, इसके बाद इच्छा, तरसाद, ठीक है। सरत्वाद मतलब वीर्य से सरता है, वीर्य में मतलब वीर्य में सरता है, वीर्य में पिच्छिलता है, वीर्य सर है, पिच्छिल है, गुरु है, सूक्ष्मवात वीर्य में है, ठीक है। तो ये सारे कारण 8 माने गए हैं एंड बाहर निकलने का स्वभाव होना और दर्दत्वाद मारुतस्य च, शुक्र का मतलब कि शुक्र को प्रेरणा देने वाली जो वायु है उसका होना, तो ये सारे कारण होते हैं शुक्र के बाहर निकलने के। हर्षाद, तरसाद, सरत्वाद, वीर्य में पिच्छिलता, वीर्य में गुरुता, वीर्य में सूक्ष्मवात होना जो वीर्य को बाहर निकलने की प्रेरणा देती हो, और प्रवण भाव मतलब बाहर निकलने का स्वभाव होना, ठीक है। तो ये सारे जो है कारण होते हैं। और विश्वरूप, विश्वरूप किसको कहा गया है? विश्वरूप वायु को भी कहा जाता है और आत्मा को भी कहा जाता है विश्वरूप। जबकि रूप द्रव्य किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है। रूप द्रव्य हम शुक्र को कहते हैं। और आचार्य दलहन ने वाजीकरण के 3 प्रकार माने हैं। शुक्र जनक वाजीकरण, ठीक है, और शुक्र प्रवृत्ति वाजीकरण, और दोनों। देखिए शुक्र जनक वाजीकरण जो है वो देह बलकर होता है, मतलब कि जो देह को बल दे, ठीक है, जैसे कि गोधूम। और दूसरे टाइप्स का वाजीकरण कैसे आता है? जो मन को बल दे, शुक्र प्रवृत्ति वाजीकरण, जैसे कि संकल्प। एंड जो देह और बल दोनों बलकर होता है, दोनों को बलवान बनाता है, शुक्र जनक एंड शुक्र प्रवृत्ति वाजीकरण, वो कौन सा है? घृत और क्षीर, ठीक है। शुक्र जनक जो देह बलकर होता है जैसे कि गोधूम, शुक्र प्रवृत्ति जो मन बलकर होता है जैसे कि संकल्प, एंड दोनों में क्या आता है? घृत एंड क्षीर। संतान उत्पादक जो है वो शुक्र का लक्षण होता है। मतलब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो संतान उत्पादक शुक्र होता है, जो फर्टिलाइजेशन करने में सक्सेसफुल हो जाता है, ऐसा शुक्र, ऐसा सीमन, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसका क्या क्वालिटीज़ होते हैं, वो क्या है? बहलम मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरु पिच्छिल्लम शुक्लम बहुच यच्छुक्रम फलवत संशयम, ठीक है। तो ये याद रखिए, बहलम बहल होना चाहिए, मधुर, स्निग्ध, गुरु, अविश्र और पिच्छिल होना चाहिए, शुक्ल होना चाहिए, ठीक है। तो ये संतान उत्पादक में ठीक माना जाता है। और शुक्ल वर्ण का होना चाहिए, स्त्राव में अधिक मात्रा में निकलने वाला होना चाहिए, फलयुक्त होना चाहिए, संतान रूप फल को देने वाला हो, ठीक है। अगर अब पिच्छिल की बात करें तो पिच्छिल जो है शुक्र का गुण भी माना जाता है और शुक्र का दोष भी माना जाता है। और अगर हम शुक्र के दोष की बात करें तो शुक्र के दोष कितने होते हैं? 8। ये आचार्य चरक ने चिकित्सा 30 में बताया है। वो क्या होते हैं? फेनिलम तनु रुक्षम विवर्णम पूति पिच्छिल्लम, देखिए पिच्छिल इसके दोष में भी आया हुआ है। अन्य धातु उपसंश्रिष्टम अवसादी, फेनिल होता है, तनु पतला होता है, रूक्ष होता है, विवर्ण होता है, शुक्ल वर्ण का ना होकर विवर्ण होता है, पूति पिच्छिल, और अन्य धातु उपसंश्रिष्टम अवसादी, ठीक है। और आचार्य चरक ने चिकित्सा 30 में भी इसमें भी उन्होंने शुद्ध शुक्र का लक्षण दिया है एंड चिकित्सा 30 में भी उन्होंने शुद्ध शुक्र के लक्षण दिए हैं। वाजीकरण की निरुक्ति क्या है? याद रखिए कि वाजीकरण की जो निरुक्ति है वो आचार्य चरक ने वाजीकरण अध्याय के लास्ट पार्ट में पुमान जात बलादिकन में बताई है, ठीक है। तो आइए जानते हैं वाजीकरण की निरुक्ति क्या है। इसमें बताया है कि येन नारीषु सामर्थ्य वाजे लभते नर, मतलब कि घोड़े के समान मैथुन करने में यदि पुरुष समर्थ हो जाता है उसे मतलब कि वाजीकरण कहा जाता है, मतलब कि वाजीकरण नाम दिया जाता है। मतलब ऐसा पदार्थ का प्रयोग करने से जिससे पुरुष जो है घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ हो जाता है, उस पदार्थ को हम वाजीकरण कहते हैं। ये नरीषु सामर्थ्य वाजी लभते नर, ठीक है।
एंड वाजीकरण की परिभाषा किस में दी गई है? वाजीकरण की परिभाषा चरक चिकित्सा रसायन अध्याय के पार्ट 1 में दी गई है, जबकि वाजीकरण की निरुक्ति चरक चिकित्सा वाजीकरण अध्याय के पार्ट 4 में दी गई है। ठीक है। और जो शुक्र की वृद्धि होती है वो किससे होती है? माश का सेवन करने से भी होती है, या फिर माश को हम उड़द भी कहते हैं, उसका सेवन करने से होती है। ठीक है। तो इसी से ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसमें हमने जो पुमान जात बलादिकम है ये जाना है कि टोटल वाजीकरण योग 50 है और इस चैप्टर के योग है 12, और शरीर के शुद्धि पंचकर्म के बाद ही वाजीकरण का प्रयोग करवाना चाहिए। बस्ती को अर्ध चिकित्सा संपूर्ण चिकित्सा भी कहा है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने रक्त मोक्षण को अर्ध एंड संपूर्ण चिकित्सा कहा है। एंड वृष्य माश गुटिका, वृष्य माहेश रस, वृष्य घृत भ्रष्ट, मत्स्य मास, अपत्यकर घृत, वृष्य गुटिका एंड वृष्य उत्कारिका, ये सब जो है योग इसमें बताए हैं। और अपत्यकर स्वरस का चैप्टर वाजीकरण के अध्याय में पार्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया है। अपत्यकर शीर का पार्ट 3 में, अपत्यकर घृत का इस चैप्टर में यानी कि पार्ट 4 पुमान जात बलादिकम में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। और ऐसा कोई भी जो पदार्थ है जो मन को प्रसन्न करे वो वृष्य माना गया है। मुलेठी को रसायन वाजीकरण दोनों कहा है। एंड चरक चिकित्सा 1/3 पार्ट में मुलेठी को मेद्य रसायन माना है। मधुक योग जो है वाजीकरण माना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि संभोग के पश्चात स्त्री को क्या करना चाहिए। एंड बाल्य अवस्था में शुक्र की उपस्थिति जो है आचार्यों ने मानी है, और स्त्री में शुक्र जो है ये भी माना है कई आचार्यों ने, जैसे कि सुश्रुत ने अष्टांग संग्रह में भाव प्रकाश, हारित एंड अरुण दत्त ने, जबकि आचार्य चरक ने स्त्री में जो है शुक्र होता है ऐसा नहीं माना है। एंड मैथुन योग्य आयु जो है वो बताई मैंने आपको, और विवाह योग्य आयु बताई है, गर्भाधान योग्य आयु बताई है। एंड बाल्यावस्था में मैथुन क्यों नहीं करना चाहिए, वृद्ध अवस्था में मैथुन क्यों नहीं करना चाहिए बताया। शुक्र क्षय के कारण 6 होते हैं, अल्प मैथुन शक्ति के कारण 8 होते हैं। शुक्र का स्थान बताया है एंड ओज का स्थान बताया है। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि शुक्र के बाहर निकलने के कारण क्या होते हैं। शुक्र प्रवृत्ति के कारण जो है 8 होते हैं। ठीक है। और विश्वरूप आत्मा और वायु को कहा है, एंड रूप द्रव्य शुक्र को कहा है। डलहन ने वाजीकरण 3 प्रकार के माने हैं। शुक्र जनक वाजीकरण, गोधूम शुक्र प्रवृत्ति जो मन को बल देने वाले होते हैं, संकल्प एंड दोनों यानी कि घृत एंड क्षीर। संतान उत्पादक शुक्र का जो लक्षण बताया है, एंड शुक्र के दोष जो है चरक चिकित्सा 30 में जो बताए हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। एंड वाजीकरण की निरुक्ति इस चैप्टर में बताई है, जबकि वाजीकरण की परिभाषा चरक चिकित्सा 1/1 में बताई है। और शुक्र की वृद्धि माश उड़द से होती है। ठीक है। तो वाजीकरण का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको पुष्टि बलप्रद भी कहते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है उसको पौरुष अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, पौरुषार्थ भी। एंड थर्ड पार्ट है उसको शुक्र बलप्रदा भी कहते हैं। एंड फोर्थ पार्ट पुमान जात बलादिकम को शुक्र विनिश्चय भी कहते हैं। ठीक है। तो पुष्टि बलप्रद, पौरुषार्थ भी, ठीक है, शुक्र बलप्रदा, शुक्र विनिश्चय। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा जो वाजीकरण के 4 चैप्टर्स जो है संपन्न होते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ज्वर, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ज्वर के एपिसोड को, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो अच्छे से उसको जो है वो बताया है आपको, मतलब बताएंगे आपको इसके बाद के एपिसोड्स में। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो। और अगर आपको चरक के पूर्वार्ध यानी कि चरक वॉल्यूम 1 जिसमें हमने सूत्र स्थान, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय स्थान को कवर किया है, एंड ईच चैप्टर में से मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को सेपरेट करके एक ऑनलाइन बुकलेट बनाई है। वो बुकलेट अगर आपको चाहिए आपके व्हाट्सएप पर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 200 रुपये में हम लोग आपको वो बुकलेट दे देंगे। अब तक 120 बच्चों ने हमसे वो बुकलेट ले ली है, जिनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल होता है कि इतने कम टाइम में कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो हमने वो बुकलेट इस तरह से बनाई है कि हमने एक एक लाइन में से क्वेश्चंस लिए हुए हैं एंड उनको सेपरेट करके वो बुकलेट बनाई है, ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। एंड उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो निश्चित ही आपके कमिंग एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो दोस्तों
इसके साथ ही हम इस एपिसोड से विदा लेते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।